हेलो एवरीवन। तो दिस इज अनुरानी, मेरा नाम अनुरानी है और आज हम करने वाले हैं 18 अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर। टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। एक बार पढ़ने कैसे वाले हम इस न्यूज़पेपर को, उसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, जो भी पूरा का पूरा न्यूज़पेपर होगा वो बेस्ड होगा, थोड़ा सा बाइस होगा यूपीएससी प्रिपरेशन के हिसाब से। हम यूपीएससी से जो भी मिलता जुलता सिलेबस है उसके हिसाब से ही आर्टिकल्स को देखेंगे कि किस आर्टिकल की थोड़ा बहुत जो मिल रहा है वो यूपीएससी के सिलेबस से किस पेपर से मिल रहा है और कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं, कितनी हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एज जितने भी बच्चे अभी देख रहे होंगे या जो भी देख रहे होंगे उनको पता होगा कि यूपीएससी में हमें अखबार को पूरा का पूरा नहीं पढ़ना पड़ता है। राइट, हम इतना नहीं पढ़ सकते, हमें 40 से 50 मिनट ही पेपर को देना चाहिए। आप में से कुछ बच्चे होंगे जो अभी कॉलेज में होंगे, जिनकी हैबिट नहीं होगी न्यूज़पेपर की, जिनको पढ़ने में अभी पता ही नहीं होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड। एक टाइम मेरे साथ भी ऐसा होता था कि 2 घंटे के लिए मैं न्यूज़पेपर लेके बैठ जाती थी और मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली में क्या पढ़ना है। आप में से कुछ बच्चे होंगे जो अभी मतलब जिनको इंग्लिश में इतने अच्छे से अखबार पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती होगी, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, उनको लगता होगा कि 4 शब्द पढ़े, 4 लाइनें पढ़ी, उसके बाद ये क्या वर्ड आ गया, बार बार कुछ सर्च करना पड़ रहा है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। या फिर आप पढ़ लेते हैं तो उतने हिसाब से नहीं पढ़ पाते होंगे, इंटरलिंक नहीं कर पाते होंगे सिलेबस से, तो मैं वो भी समझ सकती हूँ। कुछ बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जो अभी 11th-12th में होंगे, 10th क्लास में होंगे, जिनको अभी से न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी है, क्योंकि उन्होंने सुन लिया होगा कि यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है या एसएससी है, इनके अंदर हमें अखबार को पढ़ना होता है। सो दिस इज द बेस्ट। ऑफ कोर्स अगर आप इतने छोटी उम्र से कर रहे हैं तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अखबार पढ़ना सीख लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आज, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं किस रिलेशन से इसको पढ़ाऊंगी वो आप सीख जाएंगे कि अखबार को कैसे पढ़ना होता है। और ये ऐसा नहीं है कि मुझे भी एक दिन में आ गया। ऑफ कोर्स मैंने भी 1 डेढ़ साल 2 साल 3 साल इसको पढ़ा है, तब जाके मतलब 1 2 साल तो ऐसे ही चला जाता है, हमें एक्चुअली में अखबार पढ़ना नहीं आता है। सो आई होप मैं आप लोगों की कुछ मदद कर पाऊंगी इसमें। मेरे चैनल का नाम है यूपीएससी स्प्रिंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई भी मैराथन होती है, स्प्रिंट होती है। मैराथन का मतलब होता है लंबी दौड़े, कुछ ऐसी दौड़े जो हमें लंबा भाग के जीतनी है। और स्प्रिंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा माइंडसेट ना बनाना कि हमें यूपीएससी में लगे ही रहना है, पंचवर्षीय योजना लेके आना है, तो ऐसा ना हो, इसीलिए स्प्रिंट। ठीक है, ताकि हम स्पीड से उस चीज को कवर करें, 1 2 साल में आए, सीखे और निकाल के चले जाएं। तो उसी हिसाब से मेरे चैनल की पहली वीडियो है। आई होप ये आप लोगों को कुछ हेल्प कर पाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहला आर्टिकल क्या है? फॉर 15 to 34 ईयर्स ओल्ड टॉप कंसर्न इज जॉब्स, इकोनॉमिक स्ट्रगल सर्वे। तो क्या बता रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे जो एक सर्वे लिया गया है, किसके द्वारा? लोक नीति सीडीएस सर्वे। लोक नीति सीडीएस सर्वे जो है ये सर्वे को कंडक्ट करने वाली इंस्टीट्यूशन का नाम है। इसके अकॉर्डिंग कुछ इन लोगों ने डाटा लिया है, लगभग 9,000 समथिंग, और करेक्ट दिस इज 9,316 पीपल का सैंपल है। ठीक है, जो सर्वे में इन्होंने यूज किया है, ये इन्होंने कितने लोगों का किया है? इन्होंने 18 स्टेट से सर्वे को लिया है और उसमें से उस सर्वे के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ कुछ जो इनके बेसिक पॉइंट्स है उनको निकाला है। फॉर एग्जाम्पल, पहला इन्होंने निकाला है कि लगभग 3 में से 1 इंसान ऐसा है। एज ग्रुप आप लोगों ने देख लिया हेडिंग में, 15 से 34 साल के आदमियों को इन्होंने लिया है। और इनके कंसर्न क्या है? इनका टॉप कंसर्न भी यहाँ पे पता चल गया है कि नौकरी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो यही 1 सेकेंड दीजिएगा, यही इन लोगों का टॉप कंसर्न है। तो 3 में से 1 लोग, जो कि 35% ऑफ द सर्वे का जो सैंपल है उसका बन जाता है, और 15 to 34 की एज में उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है अनएम्प्लॉयमेंट, जिनके पास काम नहीं है, हिंदी में बोले तो बेरोजगारी। अब अनएम्प्लॉयमेंट बिगेस्ट प्रॉब्लम है, वी नो दिस। वैसे भी हमें पता है, इतने दंगे होते हैं, इतनी प्रोटेस्ट होते हैं, दंगे तो नहीं बट इतने प्रोटेस्ट होते हैं, तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट है कैसे? अब अगर इतने सैंपल में देखा जा रहा है, लगभग 9,316 जो लोग हैं इस सैंपल के हिसाब से, 18 स्टेट से लिया गया। ऐसा भी नहीं है कि बाइस्ड है, किसी एक स्टेट से ले लिया है, किसी एक पर्टिकुलर जगह से ले लिया है, वहां पे लोग एजुकेटेड नहीं है, तो एक माहौल होता है। बट जब आप अलग अलग जगह से किसी चीज को उठाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा बाइसनेस या एक तरफ झुकाव या एक जैसी कंडीशनें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आपने लगभग समाज के हर तबके, अलग अलग स्थानों, अलग अलग कल्चर से चीजों को लिया है। अब इसमें क्या निकल के आया है? अब इसमें निकल के आया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना,
वो हाईली एजुकेटेड लोगों में सबसे ज्यादा है। ये काफी कंट्रास्ट की बात है। आप पढ़े लिखे हो, माँ बाप हमें बोलते हैं कि पढ़ाई करो आपको जॉब मिलेगी, बट ये तो बड़ा विरोधाभास बात है कि आपको हाईली एजुकेटेड यानी कि 40% जो एम्प्लॉयमेंट निकल के आया। हाईली एजुकेटेड से क्या मतलब है? दोज पीपल जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया और उससे हायर एजुकेशन कर ली है, हो सकता है आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, हो सकता है आप लोगों ने पीएचडी भी कर लिया, तो उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 40% के तकरीबन है। सेकेंड थिंग, अब इसके अकॉर्डिंग जो नॉन लिटरेट है, अनपढ़ लोग हैं, उनमें जो बेरोजगारी की दर है वो कितनी है? 27%। केवल 27%। कितना ज्यादा गैप हो रहा है, राइट? ऑलमोस्ट 13%। और अगर हम सोचे कि ये रीजन क्या है गैप का, कि क्यों ये गैप हमें दिखाई देने को पड़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट में, इसका रीजन है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो नॉन लिटरेट लोग होते हैं, वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, राइट? उनको ऐसा कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि वो ठीक है, आज कोई काम मिल रहा है, आज हम ये काम कर लेते हैं, दूसरे दिन वो काम नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, एक महीने के लिए, उन्हें कोई भी काम करता है वो मिलता है, वो ले लेते हैं। बट जो एजुकेटेड पीपल होते हैं, उनके दिमाग में सबसे पहले तो, जब हम पढ़ने जाते हैं, आप लोग भी आए होंगे, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज है? कि हमें कोई सपना लेके एक जगह पे आते हैं, हमारे अंदर कोई सपना होता है। वहां उस सपने को जब हम पूरा नहीं कर पाते हैं, या उस सपने की चाह में हम लगे रहते हैं, यूपीएससी लगा के देख लीजिए, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम ठीक है 1-2 साल का गैप ले लेते हैं, उसको लिए तैयारी करते हैं, घर पे बैठते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उस सपने से छोटा कोई भी काम ना करें। वन रीजन। सेकेंड रीजन, मनपसंद नौकरी नहीं मिलती है। थर्ड रीजन, ओवर क्वालिफाइड हो जाते हैं। फोर्थ रीजन, मतलब मिक्स्ड मिक्स्ड ऐसे इमोशंस को, कारणों के मिला के ये जो परसेंटेज का विरोधाभास हमें देखने को मिलता है, जो कि कॉमन नहीं है, वो हमें पता चल रहा है। सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम, हम हमने हेडलाइन तो समझ लिए कि क्या है। सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है सर्वे के अकॉर्डिंग? तो इसी एज ग्रुप के लोगों से जब उन्होंने पूछा, तो उनमें से 6 में से एक इंसान, यानी कि लगभग 16% जो पीपल है, वो पॉवर्टी को सबसे बड़ी, यानी कि सेकंड दर्जा उन्होंने दिया है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। नाउ द थर्ड वन इज 13%। 13% पीपल ने क्या बोला है? कि इन्फ्लेशन, महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, या महंगाई दर इसको बोल सकते हैं। इन्फ्लेशन रेट जब आएगा, इकोनॉमी में आप लोगों ने हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो, तो ये होती है महंगाई। तो महंगाई उनको काफी बड़ा लगता है। अभी हमें अनएम्प्लॉयमेंट पे हम बात कर रहे थे, तो एक पॉइंट ये भी है कि 2017 से लेके 2023 का जो अब हम डाटा निकालते हैं, तो लगभग 18% इंक्रीज रेट, यानी कि 18% जो पॉइंट्स हैं, वो बढ़ गया है इन्फ्लेक्शन का, अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी बढ़ गई है 18% पॉइंट से। ठीक है। इसके बाद सेकंड, जब हम इसको पढ़ लेते हैं, कंसर्न ओवर जॉब्स हो जाता है। ऑक्यूपेशनल स्टेटस जब आता है, तो ऑक्यूपेशनल स्टेटस में लगभग 49% लोग जो हैं, यानी कि लगभग आधे लोग जो है, वो किसी न किसी काम में लगे हुए थे। कुछ 40% लोग थे जिनके पास फुल टाइम जॉब है। 9% लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम, यानी कि 2 घंटे काम कर लिया, 3 घंटे काम कर लिया। ऑनलाइन ऑफकोर्स आने से ऑनलाइन जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब करना आसान हो गया, आप बैठ के 2-3 घंटे दे सकते हैं। लगभग 1/4, यानी कि जब हम निकालते हैं, तो लगभग 23% जो यूथ था, वो खुद से ही उन्होंने कुछ इंप्लॉयमेंट किया हुआ था, राइट? कोई भी छोटा मोटा काम वो कर रहे थे। 16% जो प्रोफेशनल्स है, वो डॉक्टर्स वगैरह है, इंजीनियर वगैरह प्रोफेशनल्स काम्स में लगे हुए हैं, और बचा हुआ 15% वो इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, या सेमी अनस्किल्ड एंड स्किल्ड वर्कर। सेमी अनस्किल्ड क्या होगा? कि आप में कोई स्किल से रिलेटेड काम नहीं है। स्किल से रिलेटेड क्या काम होता है? जब हम छोटे दर पे जाके देखते हैं, इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन का एग्जांपल अगर हम ले, तो वो स्किल बेस्ड काम है। आप खुद ही कोई भी काम, तारों को ऐसे वैसे जोड़ के काम नहीं चला सकते हो। अगेन ऐसे ऐसे और क्या स्किल बेस्ड काम हो सकते हैं? मतलब बेसिकली जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाई जाती है, जिनमें आपको स्किल की जरूरत होती है, जिनमें आपको कुछ टेक्नोलॉजी जैसे इंस्टीट्यूशंस में जाना पड़ता है, आईटीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस में छोटे लेवल पे जाना पड़ता है, कि आप उसमें अनस्किल्ड या सेमी अनस्किल्ड आप हो जाते हो, स्किल्ड हो जाते हो, और तब जाके आप कोई काम करते हो, तो वो उस कैटेगरी में आ जाता है। और 6% जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स में लगे हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग अभी सर्वे हो रहा है, तो ये ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि लोगों से कुछ और भी पूछेंगे। तो उन्होंने जॉब एस्पिरेशन के बारे में पूछा। एस्पिरेशन क्या होती है? कि आप क्या बनना चाहते हो, जिसमें से हमें पता चला कि 16% ऑफ द पीपल अगेन प्रोफेशनल जॉब्स लेना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, मेडिकल स्टाफ वगैरह में जाना चाहते हैं। सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड जो उनकी चॉइस थी, वो क्या थी? सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड जो चॉइस थी, वो थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी जॉब। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब्स क्या हो सकते हैं? इसरो में आप जा सकते हो, नासा में आप जा सकते हो, या छोटे देश पे आप डिफेंस में, डीआरडीओ में जा सकते हो। तो ऐसी ऐसी जॉब्स जो होते हैं, वो कुछ बच्चों का सपना हो सकता है फॉर श्योर। अच्छा, इससे जो थोड़ी सी हैरान करने वाली बात है, और जो थोड़ी सी परेशान करने वाली बात है, वो ये है कि केवल और केवल ओनली 2% जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया, उनका मानना था कि वो जो करंट जॉब वो कर रहे हैं, वो उसी को आगे जारी रखना चाहते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? हैप्पीनेस इंडेक्स,
ये भी एक इम्पोर्टेंट HDI जो होता है, ये भी एक काफी इम्पोर्टेंट हमारा कंपोनेंट होता है जब हम सस्टेनेबल गोल्स की बात करते हैं। तो हम हैप्पीनेस इंडेक्स से कितने ऊपर है, क्योंकि जब सिर्फ और सिर्फ 100 में से 2% लोग ऐसे हैं कि वो काम करना चाहते हैं, यानी कि वो उसमें खुश नहीं है, नहीं करना चाहते उस काम को, स्टिल वो कर रहे हैं, स्टिल वो बोझा ढो रहे हैं। तो ये हमें थोड़ा सा एक सच्चाई के बारे में दिखाता है। अगेन थर्ड इसके अंदर था, आगे हम बढ़ते हैं तो एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल क्या क्या थी लोगों की, वो हमने देख लिया। सेमी स्किल्ड 14% फार्मिंग, ये आप एक यहाँ पे नो ग्राफ दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और जॉब प्रेफरेंसेस कौन क्या लेना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब सबसे ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं लोग, हमें लगता है ऐसा कि सबसे ज्यादा लेना चाहते हैं, बट लेना नहीं चाहते हैं, अदरवाइज हैं। और अगर प्रेफरेंस पूछा जाए कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, आप अपनी एस्पायर की हुई चीज नहीं ले रहे, तो आप क्या करेंगे, तो ऑफ कोर्स हम सबको कंफर्ट जोन में जाना पसंद होता है। तो गवर्नमेंट जॉब 60% के अराउंड लोग लेना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब्स थोड़ा कम है, और जो रेशियो है एस्पिरेशन का, बिजनेस का, खुद से कुछ करने का, वो इन 2-3 सालों में, पिछले 2-3 सालों में बढ़ा है। नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 2 ईयर ऑफ तालिबान रूल, ठीक है, 2 साल हो गए हैं तालिबान को अफगानिस्तान में आए हुए। द सिचुएशन इन अफगानिस्तान इज डायर एंड इंडिया रिमेन्स अ मेजर प्रोवाइडर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट। इट इज the time New Delhi used the upcoming G20 summit to demand more accountability from the Taliban। तो ये क्या, हमारा पहली बात तो यूपीएससी में जाता कहाँ पे है, ऑफ कोर्स 2 जगह पे जाता है। आईआर में जाएगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी में जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि देखो अभी प्रॉब्लम तो है ना ऐसे ग्रुप से, हमें देखना पड़ता है कि हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ा के रखना है, ऐसा कोई हमला ना हो जाए, कोई टेररिज्म ना कर दे। तो 2-3 कंसर्न हमारे मिला के हैं जो हमें इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अपनी दे रहा है तालिबान को। तो तालिबान के बारे में, अफगानिस्तान में के बारे में अभी इस आर्टिकल से पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ कि तालिबान एक्चुअली में था क्या। 9th सेंचुरी तक अफगानिस्तान जो था, इससे पहले भी जाए तो अफगानिस्तान वाज पार्ट ऑफ इंडिया। अफगानिस्तान जो था वो इंडिया का पार्ट था, ठीक है। और अफगानिस्तान 9th सेंचुरी के अराउंड 2 पार्ट्स में बटा हुआ था। तभी भी ये, अभी मैं बताती हूँ क्या क्या इस पे किस किस डायनेस्टी का ये बोल सकते हैं कि राज होता था। जो नॉर्दर्न अफगानिस्तान था वो बटा हुआ था काबुल, आज भी काबुल जो है वो वहां की कैपिटल है, एक फेमस सिटी है। और जो सदर्न पार्ट था वो बटा हुआ था जाबुल। जाबुल इज वाज आल्सो नोन एज जाबुलिस्तान। ये जो जाबुलिस्तान का एरिया था 7th-8th सेंचुरी के अराउंड, जब मुगल्स हो रहे थे, सयासत डायनेस्टी, आप लोगों को नहीं भी पता है तो इट्स ओके, थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ लीजिए। तो जो जाबुल जो था ये ऐसे बटा हुआ था 6th-7th AD के अंदर, यानी कि अगर मैं रफ रफ हिसाब लगाऊं तो आज से 1500-1600 साल पहले। जाबुलिस्तान जो था उस पे जो राज करते थे वो लोग थे राजपूत। जो सदर्न पार्ट ऑफ जो था उस पे कौन राज करते थे, राजपूत। राजपूत में भी पर्टिकुलरली कौन से राजपूत, भट्टी क्लैन। भट्टी क्लैन, शायद राजस्थान से जो बच्चे होंगे वो इस चीज को समझ पा रहे होंगे, आज भी एक क्लैन यहाँ पे है। काबुल, काबुल में राज कौन करता था, बुद्धिस्ट। अशोका के टाइम से ही हमें पता चल जाता है कि अशोका जब थे तो अशोका ने बहुत सारे, इधर गंधारा आर्ट हमें देखने को मिलती है, और गंधारा आर्ट के अंदर बुद्धिस्ट वहां पे, क्योंकि अशोक ने बहुत ज्यादा बढ़ाया था बौद्ध धर्म को अपने धम्मा के साथ, उन्होंने पिलर्स बनवाए थे, उन्होंने स्तूपास बनवाए थे। और हमें जो लास्ट मतलब जो बाउंड्री है हमें इंडिया की, वो कैसे पता चलती है, स्तूप से पता चलती, स्तूप से नहीं, इससे पिलर से पता चलती है। स्तूप तो इंडिया में बनवाए गए थे बौद्ध के, उनके जो बाद में डेथ के बाद, महापरिवाना के बाद, डेथ छोटा शब्द होगा, महापरिवान के बाद जो उनके एशेज बची थी, उनकी राख बची थी, जो उनके बॉडीली रिमेन्स थे, कंगा थे, बाल थे, जो भी था, उन चीजों को अलग अलग जगह पे पर्टिकुलरली, अभी पहले स्टार्टिंग में सिर्फ 4 स्तूपा बनाए गए थे जिनके अंदर दबवाया गया, पर ऐसा माना जाता है, एक स्टोरी है कि अशोका ने उनको निकलवाया और ऑलमोस्ट 36,000 उन्होंने स्तूप बनवाए पूरे इंडिया के अंदर, और उनमें हर चीज में उन्होंने दबवाया, ऐसे सभी में नहीं बट एटलीस्ट कुछ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल सांची का जो स्तूप बनवाया है उसमें कोई भी बुद्धा का कोई भी बॉडली रिमेन्स नहीं है, ना उनका कुछ भी नहीं है, बस उन्होंने स्तूप बनवा रखा है, ठीक है। तो देखो अभी हम बात कर रहे थे कि जाबुल में जो था बुद्धा, उस टाइम पे बुद्धिस्ट डायनेस्टी जो थी वो थी, और ये 7th सेंचुरी तक की बात है। इसके बाद क्या होता है कि लगभग जो लास्ट किंग थे बुद्धिस्ट डायनेस्टी के, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद एक नए किंग बनते हैं जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था ललिया।
LALLIYA, ललिया। और ललिया ने क्या करते हैं कि जो इनके लास्ट वो थे, वो इनकी विडोड वाइफ से, यानी कि जो उनकी विधवा पत्नी थी, उनसे शादी कर लेते हैं और ये एक नई डायनेस्टी को जन्म देते हैं, जिसको हम जानते हैं हिंदू शाही डायनेस्टी के बारे में। अब ये हिंदू शाही कब तक रहती है यहाँ पे? हिंदू शाही डायनेस्टी यहाँ पे रहती है जब तक महमूद ऑफ गजनी नहीं आते हैं, और जब तक महमूद ऑफ गजनी की और उसके बाद मतलब उनसे पहले जो सबूतगिन थे उनके साथ इनकी लड़ाई नहीं होती, फिर महमूद उस गजनी इसको खत्म कर देते हैं और आके सिंध के ऊपर गजनी एम्पायर, गुरिद एम्पायर और घोर एम्पायर का आना जाता है। उसके बाद से दिल्ली सल्तनत आ जाती है। तो ललिया जो थे वो हिंदू शाही डायनेस्टी को बनाते हैं। इसके बाद ललिया के बाद उनका बेटा आता है और ऐसे ऐसे ये डायनेस्टी चलती जाती है। इसके बाद ये डायनेस्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, ललिया से के बाद बेटा आता है जयपाल। जयपाल के बाद बेटा आता है आनंदपाल। खैर, ये सिर्फ था कि काबुल एक टाइम पे हमारे इंडिया का पार्ट होता था। अभी हमारे उसके साथ क्यों हमें इतने टाई अप करने चाहिए? क्योंकि एक तरीका ये है कि इन चीजों को याद करके, इन चीजों को याद दिलवा के उन लोगों को भी हम एक थोड़ा कोर्डियल रिलेशन बना सकते हैं, जिससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी बनी रहे, जिससे हमारे ऊपर अटैक ना हो बेवजह। और ऐसे ही हमारे कुछ अच्छे रिलेशन श्रीलंका के साथ है, नेपाल के साथ है। और स्वर्ण जो गिरी, हमारा स्वर्ण गिरी तो कर्नाटक के अंदर है, पर एक स्वर्ण देश होता था जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा के स्थानों को माना जाता था। वहां पर जो चोला पालवास थे वो लोगों ने जाके हिंदू धर्म को, शैविज्म को, वैष्णविज्म को फैलाया था। तो उनके साथ हमारे रिश्ते सिर्फ इसी बुनियाद पे अच्छे हैं कि हम एक समान कल्चर को, संस्कृति को आज भी बांटते हैं। कुछ कुछ उसके कंपोनेंट बचे हुए, हालांकि अफगानिस्तान में अब ऐसा नहीं है। पर अगर हमें ये सब बातें पता हो और अगर हम ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं, देखिए न्यूज़पेपर से हमें क्या मिल गया, बैकग्राउंड मिल गया। आप इसको ऐसे में यूज कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो अभी क्या बात हो रहा है कि 15 अगस्त 2021, अभी 15 अगस्त 2023 था, 15 अगस्त 2021 के अंदर अफगानिस्तान जो है वो मेनली तालिबान एक स्टेट बन गई थी। और लगभग 20 साल के बाद यूएस वगैरह ने उनको छोड़ दिया था। ठीक है, मतलब वहां से चले गए थे, तालिबान को फुल का फुल स्टेटस मिल गया था। और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये बताया है कि अफगानिस्तान जो अभी फिलहाल है उसकी बेसिक हेल्थ सर्विस इतनी खराब है कि लगभग 20% जो पॉपुलेशन है, वहां की जो जनसंख्या है, वो अभी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, दिमागी रोगों से, प्रॉब्लम से, डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, इन चीजों से सफर कर रही है। और लगभग 4 मिलियन ड्रग्स एडिक्शन है, कुछ कुछ मतलब ड्रग्स आप समझते ही होंगे, एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स उनको हुआ है। इन शॉर्ट जो सिचुएशन जो है अफगानिस्तान की वो काफी खराब है। ऐसा ही एक एग्जांपल दिया है अफगानिस्तान के बारे में, किताब लिखी गई थी जिसमें उनकी थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में, वहां के जो लोग हैं, वहां की जो सभ्यता है, वहां का जो कल्चर है, जो कि ये जो गजनी एम्पायर आता है, फिर गुरिद एम्पायर आता है, उनके बाद जो वहां का बन गया, क्योंकि पहले वहां पे अरब्स आते हैं, फिर उसके बाद वहां पे हमारी जो ये हिंदू शाही डायनेस्टी को उसको हटा के अरब्स आएंगे, उसके बाद उनको हटाने के लिए तुर्क्स आएंगे और वो लोग वहां पे बसेंगे। तो उनके बाद उनका क्या था, तो ऐसा माना जाता है कि जो तुर्क्स जो होते थे ना, वहां पे ट्राइबल थी, वो वारफेयर को, वो ऐसे ऐसे गेम खेलते थे पहले जो कि बहुत खतरनाक होते थे, जान लेने वाले एक दूसरे की। कुछ कैसे गेम खेल रहे हैं, उसमें कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ ऐसा ही इसे किताब में बनाया गया है। किताब का नाम है गेम्स विदाउट रूल, द ऑफन इंटरप्टेड हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान। ऑथर का नाम है तमीम अंसारी। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं या उठा के इसको लिख सकते हैं कहीं पे, आप कहीं पे भी इसको डिनेट कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन में, टॉपिक में, एनीवेयर यू कैन यूज इट। ये एक इसमें गेम के बारे में बताते हैं कि ये एक ऐसा गेम है जो सिर्फ अफगानिस्तान में खेला जाता है, जिसका नाम है बुजाक्शी। बुजाक्शी ये नाम है, और ये सिर्फ अफगानिस्तान में खेला जाता है, या कुछ जो सेंट्रल एशिया के स्टीपी एरिया, स्टीपी आपको ज्योग्राफी का पता चल गया होगा कि कहाँ पे स्टीपी एरिया है, तो ऐसी जगह पे ये खेला जाता है। इसमें क्या होता है कि मैन होते हैं, कुछ आदमी होते हैं जो घोड़े की पीठ के ऊपर बैठते हैं और वो एक गोट को, एक बकरी को, उसको छीनना चाहते हैं। ठीक है, ग्राउंड से, कि कोई उसको छीनेगा, दूसरा छीनेगा, और जो उसको ग्राउंड के अंत तक लेके जाएगा वो जीत जाएगा। बट अब इसमें कुछ रूल्स हैं। आप क्या करोगे कि आपके अंदर यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, आप कैसे भी, आपको घोड़े पे बैठे हुए आपको उसको छीनना है, आप एक दूसरे को मारो, मतलब जान से नहीं, ऐसे आप टकरा रहे हो किसी से, किसी को नीचे गिरा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई रेफरी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई रेगुलेशंस नहीं है, अपने हिसाब से, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से आप लोग उसको खेल सकते हो। तो इससे हमें पता चलता है कि वहां के लोगों का बेसिक नेचर कैसा है, वहां के लोगों की बेसिक प्रवृत्ति कैसी है, कि वो थोड़े से झगड़ालू है। समझ में आता है ना इस चीज से कि कैसे वो लोग वारफेयर में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अब हमारे यहाँ पे ऐसी प्रवृत्ति थोड़ी किसकी थी, राजपूत को हम थोड़ा सा इनसे कंपेयर कर सकते हैं, ऑल्दो नॉट पूरा का पूरा। राजपूत क्यों कहना चाहती हूँ, क्योंकि ब्रेवरी, वो लोग
वारफेयर को एज अ स्पोर्ट्स, ऐसे खेल की तरह इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लोग भी वारफेयर को, ये लड़ाई नहीं कर रहे हैं, बट ये लोग क्या कर रहे हैं कि गेम इन्होंने बनाया हुआ है और उसी तरीके से मतलब लड़ना ही हो गया है। ऐसे खतरनाक खतरनाक गेम है जिसमें जान को, आपको कुछ नहीं पता है, आप अपनी जिंदगी को दाव पे लगा के खेल रहे हो। तो इससे हमें वहां के बारे में पता चलता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि अब इंडिया के लिए हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। हमने थोड़ा अफगानिस्तान का हिस्ट्री देख लिया है, हमने अफगानिस्तान का नेचर देख लिया, हमने ये पता चल रहा है कि अफगानिस्तान 2 साल पहले तालिबान में गया है। डेट वो क्या थी, जो 15 अगस्त 2021 थी। हमारे इंडिपेंडेंस डे की डेट क्या होती है, 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो यही हमें पता चलता है। अब हमें बात हो रहा है कि हम क्यों इस चीज पे इतना ध्यान दे रहे हैं, इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है। इंडिया के लिए एक्चुअली थोड़ा सा टाइट स्पोर्ट है, हमें इसमें थोड़ा सा पॉलिसी को ह्यूमैनिटेरियन एड की तरह से देखते हैं। हम इनको ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं, पिछले कुछ सालों से बहुत पैसा खर्च किया, लिटरली $3 बिलियन हमने इनको एड में हेल्प की तरीके से दिया है। 2021 से ही हम देना शुरू कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया इनको एक्सेप्ट कर रहा है, तालिबान को मान रहा है, नहीं। हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या बोलती है, डिफेंसिव। डिफेंस सर्विसेज भी, इंडिया की डिफेंस सर्विसेज क्यों बोली जाती है, क्योंकि हमारी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी जो हो, उसका मानना है कि हम पहले कभी भी किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करता है देन वी विल फाइट बैक, बट हम स्टार्टिंग में किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। दिस इज, दैट इज वाई हमारी जो इंडियन आर्मी है उसको डिफेंस सर्विसेज बोला जाता है, इंडियन डिफेंस सर्विसेज। तो हमारी फॉरेन पॉलिसीज के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। उसी में से एक रूल का हमें पता चल जाता है कि हम जितना हो सके उतना कोऑर्डिनेट रिलेशन बनाए, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है। इंडिया बहुत सारी मेडिकल सप्लाईज भेज रहा है और उसने यूनाइटेड नेशंस जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके साथ भी एक पार्टनरशिप की है, जिसके अंडर उन्होंने लगभग 47,500 वीट के जो टन्स है वो वहां पे भेजे हैं, गेहूं को उन्होंने वहां पे भेजा है इंडिया ने। अब इंडिया जो है, अब इसमें से एक और क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, इथिक्स से भी ये थोड़ा थोड़ा सा रिलेट हो सकता है, GS4 का पेपर है कि क्यों हमें ऐसे मदद करनी चाहिए, क्यों हमें मदद करनी चाहिए किसी ऐसी कंट्री की जो कि इथिकली हमारे, हम जो मानते हैं डेमोक्रेसी में भरोसा करते हैं, उस चीज को वो लोग भरोसा नहीं करते हैं, क्यों हम ऐसा मदद करें। देखिए बात ये है ना कि ठीक है वहां पे राज 20 आदमियों का है या 100 आदमियों का है, तालिबान का है, बट सफर कौन कर रहा है, आम आदमी। इसीलिए इथिकल होने के नाते से भी हमें वहां पे मदद भेजनी चाहिए, अगर वो लोग नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इसी न्यूज़पेपर के हिसाब से एक डाटा और निकल के आया था कि अफगानिस्तान में लगभग 4 करोड़ 15 लाख लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं, मतलब कि फूड क्राइसिस को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पक्का भूखे ही हैं, बट एटलीस्ट 2 टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है, एक टाइम का मिल पा रहा है। लगभग 30 से 31 लाख लोग ऐसे हैं जो इमरजेंसी की कैटेगरी में डले हुए हैं। और वो वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 4th नंबर सबसे ज्यादा है फिलहाल अफगानिस्तान के अंदर। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस में हमें इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन लोगों की मदद करनी चाहिए। और इसके बाद हमें पता चलता है कि इंडिया इनकी बहुत मदद कर रहा है, लेकिन इंडिया स्टिल अपने आप को बचाने के लिए अभी ये सब कुछ कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन मानवता की तट पे आके उनकी मदद कर रहा है, एड दे रहा है उनको। स्टिल अभी ये इंपॉर्टेंट है कि हम उस पर बात करें। क्यों बात करें, क्योंकि कुछ ऐसी, वही मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे हमारे यू नो कुछ हमारे कंपोनेंट्स है, कुछ हमारी ऐसी मान्यताएं हैं जो उनके साथ मैच नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल की जैसे कि अफगानिस्तान के हाल अभी कुछ ज्यादा ही खराब है। अफगानिस्तान ने गर्ल्स को, जो लड़कियां हैं वो जो 6th ग्रेड के बाद स्कूल नहीं जा सकती, उनको बैन कर दिया है। और लड़कियां, औरतें नहीं पढ़ सकती। डेमोक्रेसी पे कोई उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने स्टार्टिंग में जब वो मिले थे, जब अखबार में आया था, उन्होंने बोला था कि हाँ ठीक है हम लोग डेमोक्रेसी पे बात करेंगे, लोकतंत्र लेके आएंगे, पर नहीं लेके आए। 2 साल में नहीं लेके आए, अभी भी नहीं लेके आए हैं। नाउ वी हैव 2-3, अभी सभी के सभी कंट्रीज इस पे बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। अभी अफगानिस्तान के ऊपर G20 का समिट है, इंडिया होस्ट कर रहा है फिलहाल। तो G20 के समिट के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन है कि अब हम अदर कंट्रीज के साथ मिलके इस टॉपिक पे बात करें। ठीक है, अभी टॉपिक ये खत्म हो गया है, हमें बात करनी चाहिए G20 के ऊपर। लेकिन अगर हम G20 कंट्रीज को आप लोग नहीं समझते हैं, तो एक बार मैं वो आपको बना के दिखा देती हूँ कि G20 में कंट्रीज होती कौन कौन सी है। दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी गुड बट ठीक है। यहाँ पे बनेगा अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, कमिंग टू इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। ठीक है, यूरोप एंड रशिया।
तो G20 में कंट्रीज कौन कौन सी होती है आप भी याद कर लीजिएगा, आपके पास कुछ कॉपी पेन हो तो प्लीज बना लीजिएगा इसको, याद होता है ऐसे करने से, बार बार जब आप इसको बनाएंगे तो आपको कंटिन्यूअसली याद रहेगा। तो G20 के जो मेंबर्स कंट्री है वो हम क्योंकि इंडिया से हैं तो पहले हम इंडिया को ही इंक्लूड करेंगे। 1 इंडिया, 2 इंडोनेशिया, 3 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 साउथ कोरिया, नंबर 5 जापान, नंबर 6 चाइना, नंबर 7 रशिया, नंबर 8 सऊदी अरेबिया, नंबर 9 तुर्की, नंबर 10 साउथ अफ्रीका। ऑलमोस्ट ये जो एशियन और हमारा जो सब कॉन्टिनेंट था और ये हो जाता है। अच्छा आप ये याद रखिएगा कि अफ्रीका में से सिर्फ एक कंट्री जी उसमें आती है, G20 में आती है, वो है साउथ अफ्रीका। ठीक है, नाउ यूरोप की बारी। यूरोप में क्या होगा, नंबर 10 हमने कर लिया है, इधर है यूके, सो नंबर 11 यूके, नंबर 12 फ्रांस, नंबर 13 जर्मनी, नंबर 14 इधर होगा इटली, नंबर 15 ब्राजील, नंबर 16 अर्जेंटीना, नंबर 17 मैक्सिको, नंबर 18 यूएस एंड नंबर 19 हियर कनाडा। नंबर 20 जो होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस। इसमें अलग नहीं है, इसमें जो बचे हुए जो देश है कंट्रीज हैं वो ऑलमोस्ट आ जाते हैं। अब नंबर जो जी देखो 3 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट ऑफ G20 ग्लोबल 20 नेशंस का ग्रुप, सेकंड ग्रुप होता है G7, मतलब फर्स्ट G7 होगा, सेकंड होगा G8 एंड थर्ड होगा G20। ये थोड़ा सा एक्सीड हो जाता है। G7 के अंदर 7 कंट्रीज आती है जिसमें फर्स्ट 3 ये हो जाती हैं, मैक्सिको इसमें नहीं आता है, तो 2 कंट्रीज यहाँ से हो जाती हैं, नदर्न अमेरिका से जो कि हो गया कनाडा यूएसए, और साउथ अफ्रीका से इसमें कोई नहीं आता है। अगेन जो 3 हुई और कंट्रीज होंगी वो होंगी फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड बची हुई एक कंट्री होगी यूके। अगर इसी 7 कंट्रीज में आप एक कंट्री रशिया को भी जोड़ देंगे, ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा नंबर 7 G7 में नहीं आती है, तो ये ग्रुप हो जाता है G8 का। ठीक है, तो ये होती है G20। तो अभी इंडिया G20 की जो प्रेसिडेंसी है उसको हैंडल कर रहा है, इसीलिए अब हम अफगानिस्तान के टॉपिक पे बात करने वाले हैं सभी कंट्रीज मिलके। इसीलिए इंडिया के पास एक बहुत अच्छा चांस है कि वो अफगानिस्तान की प्रॉब्लम्स को सबके सामने रखे और सॉल्यूशन बेस्ड कुछ काम करे, क्योंकि जब पूरा विदेश, जबकि पूरा का पूरा वर्ल्ड जब मिल के एक चीज के ऊपर अगर प्रेशर डालेगा तो हो सकता है कि वहां से हमें कुछ अच्छे आउटकम्स मिलने को मिल जाए, देखने को मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो है वो है ब्रेन के बारे में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ऑफ कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस किस पेपर में आता है, GS3 मेंस, प्रीलियम्स, राइट, प्रीलिम्स में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, तो GS3 मेंस में आता है। इसमें क्या हुआ है कि मैं आपको जल्दी जल्दी में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि एक एक्चुअली में एक सॉन्ग रिकंस्ट्रक्ट किया गया है कुछ ब्रेन एक्टिविटीज को लेके। यहाँ पे कुछ लगभग 15 to 21 ऐसे मेंबर्स थे जिसके अंदर ये ब्रेन के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, इम्प्लांट्स जो होते हैं वो इम्प्लांट्स लगे हुए थे उनके ब्रेन के अंदर, क्योंकि उनको इम्प्लेसी की यानी कि दोरों की इंसेप्ट जो की बीमारी थी, किसको अल्जाइमर की बीमारी थी, उन बीमारी की वजह से उन लोगों को हमने पहले क्या किया था, पहले कुछ ऐसे एक ये रिपोर्ट आई है प्लोस बायोलॉजी के हिसाब से उसमें लिखा हुआ, तो उसमें पहले ही बताया गया है कि इसमें पहले कुछ शब्दों को
इलेक्ट्रोड, दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में जब हम उसको शब्दों को बोल के नहीं बता रहे, सुना नहीं रहे हैं, जस्ट इमेजिन करवा के कुछ भेज रहे हैं शब्दों की रिदम में और दिमाग उनको पकड़ रहा है, वो चीज ठीक हो गई है। बट अब पे हमने एक लाइन ऑफ सॉन्ग, एक कंस्ट्रक्ट कर लिया है दिमाग से कि किसी चीज को कोई चीज दिखाई और दिमाग में वो गाना बज रहा है। दैट इज पिंक फ्लोड द वॉल, यह सॉन्ग था जिसको लिखा गया है और इसने दिमाग को इसको पकड़ लिया, रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। इसके साथ क्या है कि देखो, एक तो इथिकल प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी इथिकल प्रॉब्लम क्या है कि आप ऐसे कैसे मतलब किसी के बारे भी दिमाग के अंदर जा सकते हैं और उनके इम्प्लीमेंट्स के हिसाब से उसकी मेमोरी को आप बाहर कंप्यूटर में रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसको बना रहे हैं। तो ये इथिकली थोड़ा सा क्वेश्चन अरोज करता है कि ऐसा कैसे, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा। बट इसमें यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, ये न्यूयॉर्क में हुआ है, न्यूयॉर्क में जो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि देखिए, हम जो भी करते हैं वो कंसेंट के साथ करते हैं, ठीक है। कंसेंट किस किस का होगा, या तो पेशेंट का होगा। अगर पेशेंट इस स्थिति में नहीं है कि वो कंसेंट दे सके, तो कंसेंट किसका होगा, फैमिली मेंबर्स का। तो इनका बोलना है कि देखिए, इथिकल क्वेश्चंस जब आगे खत्म हो जाता है, जब हम कंसेंट ले लेते हैं फैमिली से और पेशेंट से। हाँ, ये अगर हम मानते हैं कि ऐसा करना गलत है, ठीक है, वो अलग बात है, बट दिस कैन बी अ वेरी गुड डिस्कवरी। ये बहुत बड़ा आविष्कार साबित हो सकता है अगर हम ऐसा करना शुरू कर सकते हैं, तो एक अचीवमेंट होगी। ऑफ कोर्स हम लोग कुछ करने जा रहे हैं, डेवलप दिन पे दिन टेक्नोलॉजी ऐसी तो बनी है ना। आज तक हमने इतनी चीजें बनाई है, वो कुछ ना कुछ मेडिसिन इवन ऐसे ही बनी है। चारवाक जो हमारे इंडिया के अंदर थे, चारवाक नहीं, सॉरी, चारवाक इज ए फिलोसफी। हमारे अंदर जो सो जो चरक संहिता, चरक संहिता इंडिया का खुद का एक मेडिकल टेक्स्ट बुक है, जो कि एंशियंट टाइम से है। लगभग गुप्ता पीरियड में इसका उद्भव हुआ था या बना था ये। और गुप्ता पीरियड है लगभग 5 एडी के आसपास, ठीक है, तो 1500 साल पहले। चरक संहिता में जो चरक है, जिन्होंने इस मेडिकल का ज्ञान दिया, जो कि राइनोप्लास्टी करते थे। राइनोप्लास्टी क्या होता है, नाक की सर्जरी, सर्जरी करते थे, अदर अदर मतलब उन्होंने सर्जरी का ज्ञान था। उन्होंने खुद बोला है इस बात को कि हमें जो मुर्दा लोग हैं या जो जिनकी डेथ हो गई है, उनको सही में वो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है किसी चीज का ज्ञान लेने के लिए। उन्होंने अपने खुद की, उनकी जो पूरी की पूरी एजुकेशन है चरक संहिता के अंदर, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने उन डेड बॉडीज का इस्तेमाल किया है, या तो जिन्हें कोई लेने वाला नहीं था, या फिर उनका या जिनकी परमिशन उन्हें मिल गई थी, उनसे उन्होंने आविष्कार किया। हाँ, अलग अलग बातें हैं, तो ये एथिकल क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि ये अभी तक जो हम ऐसी कुछ चीजें निकाल सकते हैं, कोई चीजों को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किसी के दिमाग से कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वो सिर्फ उनमें हो सकता है जो जिनके अंदर इम्प्लांट्स लगे हुए हों। और ये इम्प्लांट्स इन लोगों में पहले लगे हुए थे। ऐसा नहीं है कि आप स्कल्प पे आपका जो दिमाग की जो सर की जो त्वचा है उस पे लगा के आप इस चीज को निकाल दें, ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। तो दिस इज ए थोड़ा सा काफी बड़ा प्रॉब्लम है ये अभी के लिए। और सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, सिग्निफिकेंस इससे हमें दो चीजें पता चली हैं, काफी अच्छी चीजें पता चली हैं, जो कि डिस्पाइट कुछ इसके लिमिटेशंस है, बट रियल वर्ल्ड में हमें पता चला है कि कुछ जो वाइटल इंफॉर्मेशन है, जो कि जरूरी हमारे लिए इंफॉर्मेशन है इस एक्सरसाइज में, वो ये है कि हमारा जो दिमाग है ना, उसके कुछ पार्ट है जो किस तरीके के स्टिमुली पे रिस्पॉन्स करते हैं, किस तरीके का आप उसको कुछ संकेत दोगे फिर वो रिस्पॉन्स करेंगे। एक ये इन्फॉर्मेशन पता चली है। सेकेंडली हमें पता चला है कि सबसे पहले जो पहले की रिसर्च होती थी, मैंने आपको बताया कि कुछ शब्दों को हमने पहले भी रिकंस्ट्रक्ट किया था, पर पूरे के पूरे सॉन्ग को रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया था। तो जो कुछ शब्दों को रिकंस्ट्रक्ट किया गया था ना, उसमें एक ब्रेन का भाग होता है जिसका नाम था मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स। तो मोटर कॉर्टेक्स जो शब्द है, इस पार्ट में हमने इसकी वो की गई थी। अब ये किस चीज से रिलेटेड है, हम क्यों इसके बारे में बात करें, क्यों इस पे रिसर्च की गई थी। ये जो मोटर कॉर्टेक्स का जो कि पार्ट होता है ब्रेन के अंदर, ये एसोसिएटेड होता है, यानी कि ये मिला हुआ होता है स्पीच से। इंसान जो बोल पाता है वो इसी पार्ट की वजह से बोल पाता है, ठीक है, स्पीच से बोल पाता है। वोकल जो हम बोल पाते हैं, तो आपको पता होगा कि जब हम होमोसेपियन बने थे, होमोसेपियन से पहले जब हम लोग होमो इरेक्टस थे, उस टाइम पे इंसान सिर्फ कुछ वॉइसेज निकाल पाता था, जैसे बंदर, चिंपैंजी वगैरह आज निकाल पाता है, हम इतना नहीं बोल पाते थे। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे हमारा ब्रेन डेवलप हुआ, धीरे धीरे मोटर कॉर्टेक्स नाम का ये एक पार्ट हमारे ब्रेन में बना, और जिसका काम क्या हो गया कि वो मूवमेंट करेगा, कि हमारा मुंह कैसे मूवमेंट कर रहा है, और कोड्स को रिक्रिएट करेगा कि कैसे हम चीजों को बोल रहे। सेकेंडली हमें ये चीज भी पता चली है कि म्यूजिक जो होता है ना, वो उसका दृष्टिकोण, उसका परसेप्शन जो होता है, वो हमारे दिमाग दो हेमिस्फेयर में बटा हुआ है, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ। माइंड इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फेयर, वन इज राइट, सेकंड इज लेफ्ट।
तो जो काम हमारा थोड़ा रीजनिंग वाला होता है, जो ऐसा होता है, वो करता है हमारा राइट माइंड, और जो काम हमारा आर्टिस्टिक होता है वो होता है थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही करता है, थोड़ा सा मान लीजिए 70-30% होता है, और जो थोड़ा आर्टिस्टिक होता है वो लेफ्ट माइंड करता है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर में ऐसे पार्ट्स जो करते हैं, बट हमें पता चला कि म्यूजिक जो है वो दोनों पे ही काम करता है, दोनों माइंड में। वैसे तो और भी काम करती है ऐसी चीजें, बट ऐसा नहीं है कि इनमें ज्यादा गैप है, दोनों में काम कर रहा है। थोड़ी सी प्रेफरेंस जो है राइट में है, थोड़ा सा वो ज्यादा राइट हेमिस्फीयर पे काम करेगा। दिमाग जब हम म्यूजिक को सुनेंगे, उसको निकालेगा, उसको प्रोसेस करेगा लैंग्वेज को, फिर वो बताएगा लेफ्ट हेमिस्फीयर में कि ऐसा ऐसा कुछ इसने बोला है। ठीक है, तो ये आज का आर्टिकल था। एक और आर्टिकल है जो कि मुझे याद आ रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, वो दिख नहीं रहा होगा आपको, बट मैं समझा देती हूँ। इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अभी अभी क्या पता चला कि पिग की किडनी, यानी सुअर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसकी किडनी एक ब्रेन डेड इंसान था जो कि न्यूयॉर्क में था, उसके अंदर डाली गई, और वो लगभग 1 महीने से ठीक काम कर रही है। ठीक है, अभी तक ये पहला केस है दुनिया का जिसमें एक पिग की किडनी को निकाला गया। एक इंसान के पहले भी निकाला गया था, बट वो दिल को निकाला गया था। आप लोगों ने शायद 5-6 महीने पहले न्यूज आई थी कि एक पिग का हार्ट ट्रांसप्लांटेशन पहली बार हुआ है किसी इंसान के अंदर। ऑल्दो वो इंसान सिर्फ 2 महीने ही जी पाया, उसके बाद हार्ट फेल हो गया। बट वो एक सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, वो हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, था या नहीं था। एटलीस्ट ये चीजें बढ़ेंगी, एक्सपेरिमेंटल लेवल पे चल रही हैं, तो इसके बारे में ऐसी टिप्पणियां करना अभी के लिए ठीक नहीं होगा। बट पिग की हार्ट जो है वो 2 महीने के लिए सर्वाइव कर पाया था। पिग की किडनी जो है वो 1 महीने तक सर्वाइव कर रही है। ऑल्दो ये सब कुछ देखा जा रहा है अभी, इस चीज पे नजर है, आगे पता चलेगा। अभी तक वो ठीक चल रही है, आगे पता चलेगा वो कितने महीने चलती है, कैसे चलती है। अभी और रिसर्च हो रही है कि कैसे हम एनिमल्स की ऑर्गन्स को इंसान के अंदर फिट कर सकते हैं और वो ठीक काम करे। और एक ऐसा, जब हम पिग की हार्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो वो सबसे पहले जो है एक इंडिया में ही, जो इंडिया के मेडिकल डॉक्टर थे, उन्होंने इस चीज की खोज की थी। और काफी साल पहले, लाइक 2-3-4-5 साल पहले उन्होंने अपनी थीसिस रखी, बट उसको एग्जामिन नहीं करने दिया गया। बट फिर ये चीज न्यूयॉर्क में और यूएस में हुई, तो वहां पे जाके इसको परमिशन मिली और ये चीज कामयाब भी हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइडियाज पेज पे हम लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एक, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जिसका नाम है इन द फॉरेस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारा देखो 2-3 चीजों से कनेक्टेड है। अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस चीज में काम आएगा? एनवायरमेंट पोर्शन। ऑफ कोर्स एनवायरमेंट किस में है? मेंस के GS 3 में। सेकंड, ये किस चीज में काम आएगा? प्रीलिम्स में तो आता ही है ये, क्योंकि आर्टिकल थोड़ा सा मतलब कि गवर्नेंस से रिलेटेड है। आप इसमें, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो गवर्नेंस के पेपर में भी काम आएगा, जो कि है मेंस GS 2, पॉलिटी का जो हमारा होता है। थर्ड, ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरलिंक हो जाता है सोसाइटी से भी। तो एक सोसाइटी का जिसको सिलेबस पता है किस में होता है? GS मेंस 1 जो पेपर होता है जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी आती है, उसी के अंदर सोसाइटी भी आ जाती है। तो ये 3 चीजें हमें पढ़नी है। फिलहाल ये थोड़ा सा इंटरलिंक्ड होगा, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। फोर्थली, हम इसको थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं इथिक्स के पेपर के बारे में, जो कि ऑप्शनल से पहले होता है GS पेपर 4 में। उसके साथ हम इसको लिंक कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इसमें हम कुछ स्टेप्स देखेंगे कि कैसे हम, एक प्रॉब्लम आती है उसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। मान हो सकता है कि इसी आर्टिकल से एक केस स्टडी बन के आ जाए, और उसी केस स्टडी पे आप लोगों को पूछ लिया जाए कि अच्छा ऐसे ऐसे एक समस्या है, आप उसको सोल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो एक पब्लिक पॉलिसी थी, ठीक है। पब्लिक पॉलिसीज कश्मीर के अंदर अभी अभी बनाई गई हैं और वो थोड़ा सा चल रही हैं। लेकिन कुछ सालों पहले 2006 का जो साल था, उस दिन एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर, जो कि था फॉरेस्ट FRA, यानी कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। अब ये क्या आप लोगों को इसके नाम से समझ में आ रहा है कि मतलब कि हम जब थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं ना, और जब फॉरेस्ट की बात करते हैं, देखो जब हम और पीछे जाते हैं, जब हम हिस्ट्री में जाते हैं थोड़ा सा समझने के लिए कि लैंड कैसे बना था, लैंड आया कैसे था। कि हम आज प्रॉपर्टी की बातें करते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो वो हुई कैसे थी प्रॉपर्टी। आज हमारे पास घर है, कोई प्लाट है, कोई किसी ने कुछ खरीद रखा है, कोई प्रॉपर्टी है, वो कैसे बननी शुरू हुई। ऐसे ही फॉरेस्ट जो है वो, उसमें राइट्स कहाँ से आ गए। फॉरेस्ट तो एक मतलब ठीक है सभी के लिए होना चाहिए, वाई देर इज एन एक्ट। तो क्या होता है, स्टार्टिंग में जब हम बिल्कुल 1 AD ऋग्वेदा टाइम की बात करती हूँ, उस टाइम पे सोसाइटीज ऐसी होती थी कि वहां पे लैंड किसी का नहीं होता था। मतलब जिसने वहां पे सफाई की उसी का लैंड हो गया, सब मिलजुल के लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है, आपने सफाई की, आपने खरीदा, आपने रजिस्ट्री कराई, तब जाके आपको वो लैंड मिलता है। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। धीरे 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 आगे क्या हुआ कि गुप्ता और कुशाना टाइम के बाद आके लैंड, और मौर्याज में भी थोड़ा थोड़ा किंग का उसके ऊपर हक होने लगा। ठीक है,
किंग कौन होता है, राजा जो होता था उसका उसके ऊपर हक होने लगा लैंड के ऊपर। और उसके बाद आज ब्रिटिश टाइम में आके ऐसा होने लगा कि जो फॉरेस्ट होते थे ना, उनको लेके भी एक्ट बनाने शुरू कर दिए गए। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, ये 90s बल्कि 80s में बना दिया गया था। इसका रीजन क्या था? ब्रिटिश ने कोई भी एक्ट बनाए फॉरेस्ट से रिलेटेड ही बनाए, उन्होंने बहुत सारे उनके ऊपर कानून बनाए, फॉरेस्ट को 3 to 4 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया। और उनका रीजन क्या था, वाई दे वर डूइंग दिस? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे रेलवे बनाया था, उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, उनको टिम्बर चाहिए था। वर्ल्ड वार में फॉर एग्जाम्पल की टिम्बर की सप्लाई खत्म हो गई थी, तो वो इंडिया जैसे कंट्री से फॉरेस्ट से लेके जाते थे, उसको एनर्जी के लिए, फूल के लिए इस्तेमाल करते थे। तो वहां से राइट्स आने शुरू हुए। वहां से राइट्स जब आने शुरू हुए तो उसमें बोल दिया गया कि फॉरेस्ट 3 तरीके का होगा। एक तो होगा बिल्कुल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये आपको इस आर्टिकल में नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ इसलिए ध्यान से सुनिएगा। प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट होते थे वो कहाँ पे होते थे? जंगल से प्रोटेक्ट होते, उस पर सिर्फ गवर्नमेंट का हक होगा, उस पर कोई और नहीं आ पाएगा। सेकंड होते थे विलेज फॉरेस्ट, कि गांव के लोग जो है वो उसमें आ सकते हैं फॉरेस्ट के अंदर। और एक और होती थी अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कि उसमें कोई भी आ सकता है, जिसको जो इस्तेमाल करना है, माइनिंग वगैरह एक्टिविटीज एनीथिंग वो कर सकते हैं। अभी धीरे-धीरे हम लोगों को पता ही है कि हम ऐसा ही चल रहा है। तो धीरे-धीरे जब हम आगे बढ़े हैं, अब इंडिपेंडेंस भी हो गई है, उसके बाद भी आज फॉरेस्ट राइट्स की बात होती है, क्योंकि आज ये मुद्दा उठता है। और जब मुद्दा उठता है तो फॉरेस्ट पे राइट किनका होगा? जाहिर सी बात है, ट्राइबल्स का होगा। वही वहां पे रहते हैं ना, जो लोग वहां पे रहते हैं फॉरेस्ट से, जिनकी संसाधन वहां पे जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं का तो सबसे ज्यादा राइट्स है। ऐसा तो नहीं है कि आप दिल्ली में बैठे, हरियाणा में बैठे हैं या वट एवर कहीं पे बैठे हुए और आप जाके कह देते हैं कि अब मेरा फॉरेस्ट पे राइट है, मैं भी इंडिया का वासी हूं। ऐसा नहीं होगा। जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हीं का उसके ऊपर हक है। और उन्हीं को हक को देने के लिए जो हमारी सरकार है वो बहुत सारे काम करती है। इसी के लिए उन्होंने एक ट्राइबल मिनिस्ट्री भी बनाई हुई है, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। उसी का जो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, कोलाबोरेशन किया है उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, और इन दोनों ने मिलकर बनाया FRA, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जिसके अंदर जो ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनको फॉरेस्ट के ऊपर उनका राइट्स दिया जाए। ऐसे ही डेवलपमेंट के चक्कर में ऐसा ना हो कि उन लोगों से उनका हक छीन लिया जा रहा है, ऐसे कुछ जमीन काट दी जा रही है। नहीं, जो काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, बट फॉर गवर्नमेंट यूज के लिए नहीं, सिर्फ उन्हीं के लोगों के लिए, बाहर से उनको बचाने के लिए, ठेकेदारों से बचाने के लिए। ठीक है, अब इतना समझ में आता है। तो FRA इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 2006 के अंदर। 2006 के अंदर ये इंट्रोड्यूस होता है, और लगभग 18 से 19 स्टेट जो बची हुई थी वो इसको आते ही इंप्लीमेंट कर देते हैं। ऑल्दो ये आते ही 2006 में नहीं हुआ था, ऑफिशियली ये इंप्लीमेंट हुआ था 2008 के अंदर। तो ये इंप्लीमेंट हो जाता है, बट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में। अब मैं जम्मू एंड कश्मीर क्यों कह रही हूँ? अब आप बोलेंगे दीदी ये तो 2 यूटीज हैं। हाँ, यूटीज है, लेकिन यूटीज कब बनी है? ये भी तो सोचने की बात है ना। यूटीज भी तो 2020 में बनी है, उससे पहले यूटीज नहीं थी। उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर वाज अ स्टेट। और ये कब की बात कर रहे हैं हम? 2008 की। तो जब 2008 की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं हुआ वहां पे, क्यों नहीं फॉलो हुआ? क्योंकि वहां पे इनको स्पेशल लेजिस्लेशन से पास होना था, क्योंकि वहां पे अलग कानून चलता था। वहां पे आप डायरेक्टली सेंटर की किसी भी बनाए हुए कानून को या एक्ट को आप लागू नहीं कर सकते। कानून इज अ गलत वर्ड, एक्ट को आप लागू नहीं कर सकते थे ना। 2 यूटीज है, लद्दाख अलग है, जम्मू अलग है। अब जाके लगभग आप देख लीजिए, एक डिकेड, एक दशक के बाद जाके ये काम हो रहा है कि वहां पे 2021 में FRA को इंट्रोड्यूस किया जाता है और ऑफिशियली इनेक्ट कर दिया जाता है बाय गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वहां के होते हैं। बट इसके बाद भी अभी थोड़ी सी इश्यूज इसमें आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं हम उस पर बात करेंगे। अब इसके अंदर है क्या क्या, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि ये जो स्टेट्स जो है, मतलब कि इसमें लगभग 44.59%, लगभग आधे जितने भी टाइटल्स आने चाहिए थे लोगों के, जो ट्राइबल्स वहां पे रहते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि एक बार जम्मू में ट्राइब्स हैं कौन कौन से। मेनली यहाँ पे 3-4 ट्राइब्स हैं, एक्चुअली 5 जो सबसे ज्यादा है। गुजर्स एक ट्राइब्स जो है जम्मू के अंदर रहती है, एंड बकरेवाल एक ट्राइब है जो यहाँ पे रहती है। सेकंड नंबर पे गढ़ी एक ट्राइब है जो यहाँ पे रहती है। उसके बाद सिप्पी नाम की एक ट्राइब है, वो यहाँ पे है। दारद शीन एक ट्राइब है, और बोट एक ट्राइब है। तो ये 5-6 ट्राइब जो है मेनली यहाँ की ट्राइब्स है। और ये लगभग 30% से ज्यादा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है यूटी की, उसको में अपना भाग दिखाते हैं। मतलब 30% से ज्यादा इनकी पॉपुलेशन वहां पे है। 30% से ज्यादा होने का मतलब है कि अब सिंपल सी बात है, इनके राइट्स की सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और तो लगभग यहाँ से जब हम निकालते हैं कि किसका कितना हक है, तो हमारे पास लगभग 10,000 के करीबन एंट्रीज आती है। और अप्रोक्स मतलब कि जो एग्जैक्टली नंबर्स है वो था 9,423,000। तो इतने टाइटल्स आते हैं जिसके अंदर फैमिलीज होती हैं ऑफ कोर्स। तो ये लोग आके बोलते हैं कि हमें ठीक है, हमारा हक है, हम यहाँ से इतने इतने जो भी ऑफिशियल प्रोसेस है वो लिख देते हैं, भर देते हैं, और हमारा हमें
बकाया किया जाए कि हम यहाँ से चीज ले सकते हैं और ये जमीन, ये फॉरेस्ट हमारा हुआ, हक हमारा हुआ। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, 2 साल हो चुके हैं। 2 साल होने के बाद भी अभी तक सिर्फ 50%, ऑलमोस्ट 45% जो लोग हैं, उन लोगों को ये टाइटल दिया गया है। कुछ लोग जो हैं वो आए हैं और कुछ लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं कि डिले क्यों रहा, 2 साल से हो गया फिर भी नहीं हुआ, या इतने कम लोगों को क्यों मिल रहा है। कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इस चीज के बारे में। जब हम इस चीज पे बात करते हैं तो एक IAS ऑफिसर है जो कि वहां पे ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन्होंने इसको पूरा एनालाइज करके बताया है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो सबसे ज्यादा यू नो मतलब कि रिक्वेस्ट जो है वो खत्म हो रही है ना, डिक्लाइन हो रही है, वो सबसे पहले गांव के लेवल पे हो रही है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 92.57% जो रिजेक्ट हो रहे हैं क्लेम, वो ग्राम सभा रिजेक्ट कर रही है, हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। सब डिविजनल लेवल पे सिर्फ 7.43%, 43%, 7.43% जो है वो रिजेक्टेड हो रहा है सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। तो इसीलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब ये तो ठीक ही बात है ना कि हमने उस चीज को, क्योंकि गांव के लोग सबसे ज्यादा जानते हैं कि किसका हक है। वैसे तो नहीं है कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में आप जाके हर एक इंसान के बारे में निकालो। सेकंड जो मेन मुद्दा है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल है तो हर चीज को इसको ट्रेडिशनली फॉर्मेट में ही सेव करना पड़ता है, उनका डाटा भी ट्रेडिशनली फॉर्मेट में निकालना पड़ता है। हाँ, आप इसको ऑनलाइन कर सकते हो आगे जाके, उनको बना के भी ट्रेडिशनली फॉर्मेट में देना पड़ता है, तो इट्स टेकिंग टाइम ऑफ कोर्स, उनके रिसोर्स, उनकी हर चीज को प्रूव करने के लिए टाइम लग रहा है। थर्ड चीज कि जो लोग, जिनका हक है इस चीज के ऊपर, जिनका टिम्बर, जिनका काम, जिनका मतलब कि माइंड, जिनका चीजें, जिनके जीवन यापन ही इस चीज के ऊपर बसा हुआ है, ये ट्राइब्स क्या करती है ना, बेसिकली ये माइग्रेटरी होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे भ्रमण करती है और ये साल में 2 बार जरूर से जरूर माइग्रेशन करती हैं, पलायन करती हैं। उसका कारण क्या होता है कि ये ज्यादातर पेस्टोरल है नेचर में। पेस्टोरल कौन होता है, जो मतलब कि जीव जंतुओं को पालता है, भेड़ बकरियों को पालता है और उनको एक जगह से लेकर दूसरी जगह, चरवाहा जिसे हिंदी में बोलते हैं चरवाहा, उनको एक जगह से लेकर दूसरी जगह लेके जाता है और उन्हीं के सहारे, उन्हीं के वूल के ऊपर या फिर उनके दूध के ऊपर या वट एवर जो भी कमर्शियल चीजें हमें उनसे मिलते हैं, उन पे अपना जीवन चलाता है। ये लोग पेस्टोरल है, तो ये साल में 2 बार इनको गर्मियों में दूसरी जगह जाना पड़ता है, ऊपर की तरफ जाना पड़ता है, और सर्दियों में इनको नीचे की तरफ आना पड़ता है, नीचे की पहाड़ियों की तरफ। एक तो इनसे वहां से डाटा कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पता ही नहीं होता है कि कौन कहाँ पे गया हुआ है, फिलहाल ये प्लान इधर से उधर घूमते रहते हैं। सेकेंड चीज जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनको अवेयरनेस कम है, पता कम है। थर्ड प्रॉब्लम है लिटरेसी कम है, पढ़ाई कम की हुई है। अब जो इंसान ऐसी गतिविधियों में लगा हुआ है जिसके लिए जीवन यापन करने के लिए शुरुआत से ही चरवाया बना दिया गया, वो कितनी पढ़ाई करेगा, उसके बच्चे को वो कितना ये सोचेगा कि हम पढ़ाई करवाएं। ये भी तो एक डाटा है ना कि जितने आप ज्यादा पुअर होते जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, उतने ज्यादा आप बच्चे बनाने लग जाते हैं, कारण कि ज्यादा लोग कमाएंगे। हम ये भूल जाते हैं या लोग ये भूल जाते हैं कि उनको पेट भरने के लिए भी तो ज्यादा मुंह हो गए हैं। पर खैर ऐसा होता है और इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है इसमें। दिसंबर 2022 में गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी भी बनाई है जिसमें उन्होंने बोला है कि फॉरेस्ट का जो निकला हुआ प्रोड्यूस होगा उसको मतलब कि एम्पावर करेंगे ट्राइबल्स को, पोस्टर्स को, वो वही इकट्ठा करे, वही उसको प्रोसेस करे, वही उसको कमर्शियल करे, उन्हीं के थ्रू उसको बेचा जा सकते। इन्हीं के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन मंडी भी बनाई हुई है। ट्राइबल्स बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने, अगर आप लोगों को एग्जाम्पल चाहिए एथिक्स के लिए, तो एक लवर स्कूल बनाए हुए हैं जिसके अंदर हॉस्टल्स होते हैं। दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल में नहीं है, बट एक लेवन नाम का स्कूल होता है जो कि सिर्फ ट्राइबल बच्चों के लिए होता है। उसमें आपके बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है, खाना पीना सब कुछ मिलता है, उसमें डाला जाता है। एक पूरा का पूरा मंडी है, इनका पूरा मार्केट चेन बनाया गया है। ऑल्दो एक अगेन वही प्रॉब्लम वही है कि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो इसीलिए एक नई पॉलिसी है कि अभी कोई भी जाके नया कॉन्ट्रैक्टर वहां पे, फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेस्ट के अंदर संतरे लगे हुए, फल लगे हुए, वहां पे पंजाब से कोई लोग गए और उन्होंने जाके उस पूरे बाग को खरीद लिया, फॉरेस्ट की किसी चीज को किराए पे ले लिया थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज या कुछ भी, तो वो नहीं ले सकते। अब वही लोग उसको करे, वही उसको करे, ताकि वो थोड़ा उस जो बैकवर्डनेस है, जो वो पिछड़ापन है, उससे थोड़ा बाहर निकले। और पुअर लिटरेसी रेट हम बात कर चुके हैं, दिस इज द टॉपिक। अभी मैंने बोला था कि एथिक्स में क्यों, गवर्नेंस से हमें समझ में आता है कि कौन कौन काम कर रहा है। देखिए, पहले सबसे बड़ी बात कौन सी है, मिनिस्ट्रीज। मिनिस्ट्रीज कौन कौन काम कर रही है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। सेकंड मिनिस्ट्री फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि इसमें साथ में लगा हुआ है, तो सेकंड मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOFCC। तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वो होती है। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, MTA, ये लगी हुई है। इसके नीचे जाने पे हम देख सकते हैं कि ग्राम सभा लगी हुई है। ये क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ सेंटर में पावर को नहीं रख रहे हैं, उसको छोटे छोटे भागों में
बांट रहे हैं कि छोटा जो काम है छोटे लेवल पे, और इससे क्या होगा कि जो सबसे नीचे वाला तबका होगा उनको थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा और वो आसपास का थोड़ा कर लेंगे ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, उससे ऊपर सब डिवीजन है, उससे ऊपर डिवीजन है, उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर जाके फिर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आ जाते हैं और उसके ऊपर जाके एमपीज आ जाते हैं। So this was the governance का इम्पोर्टेंस। एथिकली अगर हमारे पास केस स्टडीज आ जाती है कि हमें ऐसा कैसे करना चाहिए कि ट्राइब्स अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हैं या कोई भी उनके हिस्से का काम छुड़ा रहे हैं, तो हमें यही करना चाहिए कि इन एक तो इन फॉरेस्ट के एक्ट जो है, इन एक्ट्स को याद रखना चाहिए, इनके नाम याद रखने चाहिए। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में बना था, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी चाहिए, फिर उसके तहत बताना चाहिए। सेकेंड चीज, जैसे कि खुद गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है कि वो इन लोगों को एम्पावर करने के लिए दूसरे लोगों का आना वहाँ पे पॉलिसी बना के बंद कर रही है और उन्हीं को अवेयर कर रही है, उन्हीं के लिए वॉलंटियर्स लगाई जा रही हैं जो कि ढूंढ ढूंढ कर उनको बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप जाओ ये फॉर्म भरो, आप लोग यहाँ पे बैठो, आप लोग ऐसा जीवन जियो। तो वो हम कर सकते हैं। अवेयरनेस सबसे बड़ी बात है कि आप जितना चीजों को लोगों को अवेयर करेंगे उतनी ही अच्छी हमें रास्ते में रिजल्ट मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड आर्टिकल। इसके बाद हमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी जजमेंट दी है। जजमेंट क्या दी है, एक ब्राउचर निकाला है जिसमें कि उन्होंने बताया कि स्टीरियोटाइप जो जुडिशियल लैंग्वेज में है उसको खत्म कर देते हैं। एक केस हुआ था, एक लड़की है 24 साल की, वो मतलब हाई कोर्ट में जाती है और हाई कोर्ट में जाके वो मैरिज करती है, मतलब हाई कोर्ट में मैरिज के बाद उसका केस पहुंचा, उसने किसी लड़के से शादी की जो कि इस्लामी था, उसने कन्वर्ट होके मतलब मुस्लिम लड़के से शादी कर ली। उसके बाद हाई कोर्ट जो है, केरला हाई कोर्ट, वो उस शादी को 2017 में खारिज कर देता है, बोलता है कि माँ बाप के सहमति के अलावा ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस आता है तो हादिया लड़की का नाम है, तो हादिया जब सुप्रीम कोर्ट में आती है और उसने जो शादी की है वो सफीन जहान से की है, तो वो सुप्रीम कोर्ट उस चीज पे उनको डांट लगाता है कि पहली बात तो है कि वो 24 साल की है, वो इतनी इंडिपेंडेंट है कि वो अपने बारे में खुद के फैसले ले सकती है, अपने हिसाब से निकल सकती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद कुछ चीजों का पता चलता है कि कुछ स्टीरियोटाइप लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, इवन जुडिशियल लैंग्वेज में भी, जुडिशरी में भी, न्यायालय के अंदर भी, जो कि ठीक नहीं है। इसीलिए हादिया के केस के ऊपर जो चीफ जस्टिस डीआई चंद्रचूड़ है, उन्होंने भी इस बारे में बोला कि हमें थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक केस के ऊपर हमें काम करें, बल्कि कुछ ऐसे आइडिया हैं जो समाज के अंदर चल रहे हैं, वो हार्मफुल खराब आइडियाज है, उनको बदलने की जरूरत है। इसीलिए इन लोगों ने कुछ एक हैंडबुक निकाली सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बताया गया, जैसे कि नो डिवोटेड वाइफ। डिवोटेड वाइफ क्या होता है कि एक इंसान के प्रति बिल्कुल डिवोट हो जाना, जैसे भगवान के प्रति होते हैं, तो उसकी जगह इस्तेमाल करो सिर्फ वाइफ। करियर वुमन, जो करियर बनाने वाले औरत है, उसकी जगह सिर्फ वुमन। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कैटेगरीज में बांट रहे हो। अभी कुछ और शब्द थे जिसके अंदर इस्तेमाल किया गया, औरत को औरत की तरह नहीं दिखाया गया, मिस्ट्रेस की तरह इस्तेमाल किया गया, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मिस्ट्रेस इस्तेमाल मत कीजिए, बल्कि ऐसा लिखिए वुमन या अ मैन हु इज हैविंग अफेयर विद आउटसाइड हिज मैरिज, तो वो उसकी होगी। तो ऐसे खराब शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, या फिर ऐसा मत कीजिए कि लूज कैरेक्टर, इसकी जगह आप सिर्फ और सिर्फ एक वुमन लिखिए, ऐसा मत दिखाइए उसको। उसको पहले आप अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल वायलेंस हुआ है तो हमें पहले अगर अजम्पशन बन जाता है कि इनका मोरल कैरेक्टर जो था, चरित्र जो था, वो इतना ज्यादा ठीक नहीं था, तो उसके बाद जो उनकी जुडिशियल रीजनिंग होती है, चाहे उन्होंने कुछ गलत किया हो, ठीक ना किया, उस पर बहुत सारा असर होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हैंडबुक निकाली है, और ऑफ कोर्स इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं सोसाइटी के नोट्स में, इसका रेफरेंस दे सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। आईपीसी के बारे में आर्टिकल है कि आईपीसी में अभी जो चेंज लाए गए हैं अमित शाह होम मिनिस्टर के द्वारा, उनको मैक्योले डलहौजी के साथ एक्चुअली में कंपेयर किया गया और उनसे बोला गया है कि उन्होंने बहुत ज्यादा आईपीसी के अंदर चेंज किया है। बट ये थोड़ा सा आर्टिकल क्रिटिकल है उस चीज के प्रति। पहले हमें पता चलता है कि अभी आईपीसी के अकॉर्डिंग सुसाइड को एज अ क्राइम के जरिए से हटा दिया गया है, बट अगर वो क्राइम फिर भी माना जाएगा सम केसेस में, और उसकी 1 साल से लेके इतनी सजा होगी। सेकेंडली इसके अंदर बताया गया है कि अगर कोई इंसान शादी का प्रॉमिस करके किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है या इंटरकोर्स करता है, तो उस इंसान को 10 साल की पनिशमेंट होगी। ये थोड़ा मतलब बड़ा बना जाता है। रेप को बना दिया गया है कि रेप अगर माइनर बच्चों का होता है तो डेथ पेनल्टी, यानी कि फांसी या डेथ उनको मिलेगी, उससे बड़े होते हैं तो 7 साल की सजा होगी। एंड ये सारी बातें, बट जो चीजें नहीं कवर की गई है उसके अंदर आता है कि जो जैसे कि आर्टिकल 377 है, अब वो जेंडर न्यूट्रल, रेप की परिभाषा जो दी गई है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। रेप की परिभाषा आईपीसी के अंदर ये दी गई है कि किसी औरत के साथ, मतलब उसके अंदर ऑटोमेटिकली वुमन आ ही जाता है।
तो अगर आप डेफिनेशन में वुमन है तो जो आर्टिकल 377 जो गेज या लेस्बियन को परमिशन देता है, वो मेल जो पार्टनर्स अगर वो उनके साथ फोर्सफुली कुछ करते हैं तो उसको तो कुछ मतलब प्रोवेंस मिला ही नहीं, उसको तो कोई वो तो कहीं पे जाके किसी आर्टिकल के थ्रू आईपीसी के अंदर कोई केस करा ही नहीं सकता है। तो दिस वाज एन इशू जो कि ऑथर ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, इनका नाम है फैजान मुस्तफा, और इन्होंने इनको हाईलाइट किया। फिर ये बोलते हैं कि और भी इशू है, नो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, डेफिनेशन ऑफ रेप नहीं दी गई है, ऑफेंस ऑफ ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या होता है कि आप किसी के भगवान के किसी धर्म के बारे में कुछ मजाक बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं, या कुछ मतलब जो उनको पसंद ना हो उस हिसाब से बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि अभी तक उसको ऑफेंस माना गया। ऐसा क्या है, लोगों को थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिमिनल कंस्पिरेसी। तो ये होता है कि अगर पहले ये एक्चुअली आर्टिकल बनाया गया था क्रिमिनल कंस्पिरेसी का, जब पॉलिटिकल लीडर्स जो होते थे ब्रिटिश टाइम में, वो मिल के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कर रहे हैं या फिर ऐसे मूवमेंट्स चला रहे हैं जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो उन्होंने इसको बनाया गया था। बट अभी तक ये चल रहा है, तो क्यों चल रहा है, इसको हटा देना चाहिए था, ये इन ऑथर का मानना है। और इसके बाद ये आर्टिकल यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूसीसी ड्राफ्ट गाइडलाइन टू रिकॉग्नाइज फॉरेन डिग्रीज बार्स एजुकेशन ऑनलाइन और डिस्टेंस। अगेन इस आर्टिकल को हम यूज कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। वाई? क्योंकि सोसाइटी के अंदर क्या क्या टॉपिक होते हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। एजुकेशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं ना। वुमन, जेंडर, चिल्ड्रन, सेक्सुअल ऑफेंस एंड ऑल। तो ये सारी चीजें हैं, तो हम इसी के अंदर सोसाइटी के अंदर हम इस चीज को पढ़ सकते हैं कि फॉरेन डिग्रीज को यूसीसी जो है उनके ड्राफ्ट ने गाइडलाइंस दी और उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि हम भी करेंगे। अच्छा, ये स्टेप लिया किसने था? कुछ 2-3 महीने पहले यही स्टेप ऑस्ट्रेलिया ने लिया था कि उन्होंने शुरुआत की है कि हम ये मानेंगे अगर आप ऑस्ट्रेलियन है लेकिन फिर भी आप इंडिया जाके पढ़ रहे हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया ने एक और चीज की है कि उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को, कुछ यूनिवर्सिटीज ने 7-8 यूनिवर्सिटीज ने इंडियन स्टूडेंट्स की एंट्री को, एडमिशन को बैन कर दिया है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे जाके पढ़ते नहीं हैं। मतलब उनका मानना ऐसा है कि वो पढ़ाई के लिए नहीं आते हैं बल्कि एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए आते हैं, बट पढ़ाई का वीजा लेके आते हैं, एजुकेशन स्टूडेंट वीजा लेके आते हैं, तो वो चीज गलत है, इसलिए वो उनको बैन कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि यूजीसी ने एक ड्राफ्ट कर निकाला कि हम आपकी डिग्री अगर आप किसी से भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से लेते हैं तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, बस उसके 2-4 इशू मतलब की शर्तें होंगी। पहले होगी कि देखो, अगर कोई भी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ना, फॉर एग्जांपल फार्मेसी है, मेडिसिन है, लॉ है, नर्सिंग है, आर्किटेक्चर है, उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप चाइना जाके कोई डिग्री ले आते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। उससे पहले आपको या तो कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, मतलब ऑफ कोर्स प्रोसीजर है, उन्हीं के थ्रू जाना पड़ेगा। बट अगर आप इससे अलावा किसी चीज सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली डिग्री लेके आते हैं, तो अगर आपने वहां से भी डिग्री ली है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब उसके लिए शर्त क्या होगी? एक तो आपकी एंट्री लेवल सेम होना चाहिए कि आप एंट्री करे थे तो 12 बेस पे किया था, और ये सब कुछ सेम होना चाहिए। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने फिजिकली यूनिवर्सिटी को अटेंड किया होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो अ, मतलब कि जो डिग्री होगी वो मान्य होगी, और उसके लिए आपको कोई अलग से एग्जाम वगैरह देने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन वाली जो डिग्री होती है डिस्टेंस मोड पे, वो मान्य नहीं की जाएंगी। और इससे क्या होगा, इससे बस ठीक है ना, और ये मतलब कि एक अलग ही फैब्रिक बनेगा। इंसान बार बार जाके कहीं से कोई पढ़ाई करके आ रहा है, फिर वो वहां से अपने आप को साबित कर रहा है कि हाँ मैं इसके काबिल हूँ, फिर वहां से उनको डिग्री मिल रही है, अगेन इंडिया में आके उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर वाले कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट सेक्टर नहीं दे रहे हैं, या फिर आगे हायर पढ़ने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज गलत थी, राइट। इसीलिए इंसान क्या कर रहा था कि बाहर जाके बाहर ही रह जाता था, वो वापस आना ही नहीं चाहता था। अगेन इससे और कॉर्पोरेशन हो रहे हैं हमारी कंट्रीज के साथ। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, जापान जो कंपनीज है वो जॉइंट वेंचर चला रही है। गुजरात के अंदर जो गिफ्ट सिटी है उसके अंदर एक कैंपस खोला जा रहा है, जो कि इन 2-3 यूनिवर्सिटीज का जॉइंटली खोला जाएगा। आप उसके अंदर जाके पढ़ सकते हो, और वो एफिलिएटेड होगा उस कंट्री से। सेकंड होगा कि आप मान लीजिए 3 साल का कोर्स कर रहे हैं तो 1.5 साल इंडिया में पढ़ लीजिए, 1.5 साल आप जापान में जाइए, जापान वाले जो स्टूडेंट होंगे वो इंडिया में आ जाएंगे। इस तरीके से मतलब कि अलग अलग कल्चर देखने को मिलेंगे, अलग अलग पढ़ाई का मतलब एजुकेशन का जो स्तर है वो ऊंचा होगा, और ये इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल है, सेकेंडली ये कोई और कंट्री है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। आज का अखबार यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ तक सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी ये डेली न्यूज़पेपर आने वाला है, और इसके बाद यूपीएससी से रिलेटेड और भी जो भी बुक्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा या इससे बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। सो आप